और चलिए अब उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पूजा अर्चना लोग करते हुए नजर आएंगे और नारायणी शिला मंदिर में दूर दूर से क्योंकि लोग पहुंचते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। आज से शुरू होकर 16 दिनों तक श्राद्ध चलने वाला है। आपको बता दें आज से 16 तारीख तक श्राद्ध चलेगा। इसमें कहा जाता है कि पितरों का श्राद्ध करते हैं और साथ ही साथ श्राद्ध के लिए दूर दूर से उत्तराखंड के हरिद्वार भी लोग पहुंचते हैं। तर्पण करके मोक्ष की कामना उनके द्वारा की जाती है। तो अब से कुछ दिनों तक पूजा पाठ का दौर यहां पर चलता रहेगा। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जिसमें आत्माओं का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपने पितरों को अपनी श्रद्धा के साथ में पूजते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार श्राद्ध का सबसे मुख्य तत्व है श्रद्धा, जो प्रेम और विश्वास और साथ ही समर्पण भाव के साथ में दिखाई देता है। मान्यता है कि गंगा तट में किए गए श्राद्ध से तर्पण का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ब्राह्मण के माध्यम से पितृपक्ष में दिए गए दान पूजन का फल दिवंगत पितरों के लिए आत्मा की तुष्टि हेतु भेजा जाता है। और हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं लाइव। पुलकित, आज से श्राद्ध की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं गंगा के तट पर श्राद्ध करने के लिए। आप वहीं पर मौजूद हैं। किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का जो अनुमान है वो जताया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज से श्राद्ध यानी पितृपक्ष आज से शुरू हो गए हैं और हिंदू धर्म में श्राद्ध का, पितृपक्षों का बहुत ज्यादा महत्व जो है वो माना जाता है। शारदीय नवरात्रों से पहले जो 16 दिनों की जो अवधि होती है उसमें पितृपक्ष आज से शुरू हो गए और 16 दिन तक आज से ये चलेंगे। और पितृपक्षों में जो लोग होते हैं, उनके जो दिवंगत पितृ होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं या जो उनके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनकी मोक्ष की कामना के लिए जो है विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। ये कई जगहों पर ये की जाती है। हरिद्वार में तमाम गंगा घाटों पर इस तरह के पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें नारायणी शिला मंदिर की, हरिद्वार के मायापुर क्षेत्र में नारायणी शिला मंदिर मौजूद है और पौराणिक ये मंदिर है। काफी इसकी मान्यता है। सदियों से जो है लोग यहाँ पर नारायणी शिला मंदिर पहुंचकर जो है अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण करते हैं। आज से क्योंकि श्राद्ध शुरू हो गए हैं और मैं नारायणी शिला मंदिर में मौजूद हूँ, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और पूरे विधि विधान से जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो पंडित हैं मंदिर के, वो उनके तर्पण यहाँ पर करा रहे हैं और पूरी परिवार के साथ, फैमिली के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो भी उनके दिवंगत परिजन हैं, पूर्वज हैं या अन्य जो पूर्वज नहीं है और कम उम्र के जो लोग हैं, वो भी जो दिवंगत हो गए हैं परिवारों से, उनके निमित्त यहाँ पर पहुंचकर जो है तर्पण किया जा रहा है। पूरी मोक्ष की कामना उनकी की जा रही है। जो पितरों के लिए जो पूजा की जाती है उसकी विधि अलग तरह की ये विधि होती है, खास विधि होती है। इसमें जिस तरह से मृत्यु के बाद जो है जो पिंडदान जिस तरह से किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर हर साल श्राद्धों में पहुंचकर जो है ये पिंडदान के जैसा ही तर्पण किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो इससे पितृ हैं, जो आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, उनको मोक्ष मिलता है, उनको शांति मिलती है। जो पितृ है वो आपसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इस जगह का बहुत ज्यादा मैं आपके पास लौटूंगी। जरा ऋषिकेश से आशीष डोभाल का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, क्योंकि ये जो 16 तारीख तक पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में जो पितृ होते हैं इन दिनों आशीर्वाद देने के लिए अपने परिवारजनों के पास आते हैं। यही वजह है कि सुबह से बैठकर पूजा पाठ का दौर चलता है। ऋषिकेश से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार सुबह से ही यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो जगह जगह से आए हुए हैं। और ऋषिकेश जो है वो त्रिवेणी संगम है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार पितृ अपने जो पितृ हैं उन्हें तर्पण कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं और ये क्रम लगातार जारी है। जरा तस्वीरें भी दिखाइए, वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पूजा पाठ का दौर वहां पर चल रहा है। कोशिश करेगा अगर कोई बातचीत कर सके तो, क्योंकि ऋषिकेश में काफी संख्या में पितृपक्ष के दौरान पहुंचते हैं श्रद्धालु।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये आप देख सकते हैं त्रिवेणी घाट जो है, ये त्रिवेणी घाट की तस्वीरें देखिए। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में सुबह से ही पहुंचकर अपने पितरों को के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन भी दुनिया भर के कई निवेशकों के साथ में बैठक का दौर जारी रहा। गुरुवार को लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार ने 2 कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए, जिसमें आगर टेक्नोलॉजी के साथ में 2,000 करोड़ का MOU साइन हुआ और आगर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट से निवेश करेगी और फिरा बार्सिनोला के साथ में भी 1,000 करोड़ का MOU साइन किया गया है। आपको बता दें कि यूरोप का ये प्रतिष्ठित ग्रुप है जो कि कन्वेंशन सेंटर और इवेंट्स मैनेजमेंट में काम करती है। इसके अलावा ईज माई ट्रिप के साथ में भी 2 MOU साइन हुए हैं। इसमें राज्य समर्थित ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर बनाने के पर्यटन के लिए दुनिया में उत्तराखंड का प्रमोशन करने पर भी सहमति बनी है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी उत्तराखंड वासियों को मिलेंगे। तो अपने लंदन दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीयों, खासतौर पर प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि वे विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने विदेशी धरती पर भी अपना खास मुकाम बनाया है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से भी उत्तराखंड में निवेश करने की अपील की। सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित होना है उसमें आप सब लोग प्रतिभाग करें और उत्तराखंड आइए, विजिट करिए और निवेश करिए। धन्यवाद। धामी सरकार ने आखिरकार दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लंबे समय तक संगठन में रहने का कार्यकर्ताओं को तोहफा भी मिला है, तो अब कई अन्य कार्यकर्ताओं को दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्राद्ध शुरू होने से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हर वर्ग और क्षेत्र के नेता शामिल हैं। पार्टी ने जिन 10 नेताओं को पद बांटे उनमें 5 ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला पार्टी में प्रदेश संगठन मंत्री से लेकर पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं कैलाश पंत पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद बलराज पासी को भी सरकार ने इस बार दायित्वधारियों की सूची में जगह दी है। रमेश गढ़िया ABVP में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जबकि मधु भट्ट वर्तमान में प्रवक्ता हैं और पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। और संगठन बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं और सही समय पर सही फैसले सामने आते हैं। मुझे लगता है उसी का ही परिणाम है कि जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की अलग अलग जिम्मेदारियों से जो दिया गया है वो सही समय पे आया है। मुख्यमंत्री धामी कहते रहे हैं कि पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जबकि कार्यकर्ताओं को अब दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है। हमारे वरिष्ठतम लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सदैव
एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया है और बहुत अच्छे दायित्वों में रहे हैं, उनको सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी अभी और कुछ जो हमारे कार्यकर्ता जो छूटे हैं उनके भी नाम आने वाले हैं। अब संगठन के कई नेता धामी सरकार की तरफ इस उम्मीद और इंतजार से देख रहे हैं कि जल्द दूसरी लिस्ट जारी होगी और उन्हें भी तोहफा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और वहीं उत्तराखंड में नए डीजीपी के लिए रेस शुरू हो गई है। नवंबर में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार रिटायर्ड होंगे, लिहाजा नए डीजीपी के नामों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। लेकिन पुलिस विभाग में डीजी रैंक का कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों के डीजी रैंक के अधिकारियों के नाम पर चर्चा हो रही है, जबकि डीजीपी अशोक कुमार को एक्सटेंशन दिए जाने की भी चर्चा है। हालांकि अब तक राज्य में कभी किसी डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दिया गया। अशोक कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिला और अन्य राज्यों से अधिकारी लाने की बात हो तो सबसे पहला नाम है एमए गणपति, जो कि पहले भी उत्तराखंड के डीजीपी रह चुके हैं। उसके बाद एहसान रिजवी और अंजू गुप्ता का भी नाम रेस में आगे चल रहा है, जो कि उत्तराखंड कैडर के हैं। लेकिन अन्य राज्यों की सेवाएं दे रहे वहीं आलोक शर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है, जो कि पहले भी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगर किसी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाता है तो उसमें दीपम सेठ, पीवी के प्रसाद और अभिनव कुमार का नाम चर्चा में है। इनके अलावा दो और नाम भी चर्चाओं में है। हैदराबाद में सेवाएं दे रही अभिलाषा बिष्ट, विजय कुमार मौर्य को अन्य राज्यों के डेपुटेशन पर लाने की चर्चा चल रही है। सरकार की अनुमति से उनकी सहमति के साथ एक्सटेंशन दिया जा सकता है। दूसरा यह है कि जो डेपुटेशन पर यहाँ के लोग हैं, प्रतिनियुक्ति पर अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उनको बुला लिया जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एमए गणपति साहब हैं जो कि यहाँ पर डीजीपी रह चुके हैं और इस समय भारत सरकार में है, उनकी सेवा भी बाकी है, उनको बुलवाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि किसी और स्टेट से थोड़े समय के लिए किसी को डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर मांग लिया जाए।